Hello, students, and welcome to Green Plus Institute of Paramedical Sciences. I am Dr. Milinder Kaur, और आज हम डिस्कस करेंगे about aquatic therapy. Now, this is the next lecture in the series of lecture on aquatic therapy, या जिसको हम hydrotherapy कहते हैं. ये हमारा fourth lecture है इस पे. ये obviously meant है students of physiotherapy के लिए, ठीक है? तो हमने पिछले 3 लेक्चर्स में पढ़ा था अबाउट हाउ व्हाट इज द फिजिक्स ऑफ हाइड्रोथेरेपी, क्या फिजिक्स अप्लाई होते हैं, क्या फ्लूइड डायनेमिक्स होते हैं वाटर के, या क्या थर्मल इफेक्ट्स होते हैं वाटर के. अब हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं अबाउट द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ वाटर एंड व्हाट आर द इंडिकेशंस, कब हम हाइड्रोथेरेपी देते हैं, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं, क्या प्रिकॉशंस होते हैं, and in very short of just overview of the application of hydrotherapy. मतलब हम कैसे पेशेंट्स में कैसे शुरू करेंगे करना, है ना. जो स्पेसिफिक मोडालिटीज हैं उस पे एक अलग लेक्चर है, वो फ्यूचर में हम करेंगे, ठीक है. फिलहाल इस लेक्चर में हम ये सारे पॉइंट्स जो हैं डिस्कस करने वाले हैं. So the first point that I'm talking of, as I told you, is the physiological effects of water. तो हमने पढ़ लिया कि अभी थर्मल क्या होता है, फ्लूइड डायनेमिक्स क्या है. अब वो चीजें अल्टीमेटली आपकी फिजियोलॉजी पे, आपकी बॉडी पे कैसे असर करती हैं. अ पार्ट ऑफ इट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो. तो दिस यू कैन से इज मोर लाइक एन ओवरव्यू ऑफ ऑल ऑफ इट टुगेदर, है ना. तो पहला फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो वाटर का होता है वो ये होता है कि इट एक्ट्स एज अ क्लेंजिंग इफेक्ट. सो एक क्लेंजर की तरह आप वाटर को यूज कर सकते हो. वाटर काफी कॉमनली इस चीज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है. जो हाइड्रेटिंग इफेक्ट्स होते हैं वाटर के, या जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है वाटर का, वो हेल्प करता है सॉफ्टन और स्मूदन करने को. तो वो जो डेब्रिस होती है, जो वूंड होता है, उसमें से डेब्रिस निकालने में हेल्प करता है, वूंड को सॉफ्ट करने में हेल्प करता है. आप देखोगे ना, जब पानी में आप अगर हाथ भिगो के ही रखो फॉर एग्जाम्पल, तो आपका हैंड कैसे सॉफ्ट सा हो जाता है, अलग सा हो जाता है ना, उसकी स्किन भी चेंज हो जाती है. तो दैट इज द हाइड्रोस्टैटिक इफेक्ट और द हाइड्रेटिंग इफेक्ट ऑफ वाटर, राइट. एंड दिस कैन बी यूज क्लिनिकली. आप वूंड्स के लिए यूज कर सकते हो, एक्सुडेटिव या नेक्रोटिक टिश्यू निकालने के लिए, एंड एक्सोजिनस वेस्ट निकालने के लिए, ठीक है. इसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल इफेक्ट्स होते हैं वाटर के, विच इज द मोस्ट कॉमन, जो हमने मोस्ट पिछले बार लेक्चर्स में पढ़ा था अबाउट थर्मल इफेक्ट्स वगैरह भी, बॉयंसी के ऊपर. ये सब मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे इफेक्ट करते हैं सबसे ज्यादा. तो जो बॉयंसी ऑफ वाटर होती है, दैट इज द दे अनलोड द वेट, तो वो आपको वेट नहीं फील होने देती. तो वेट बेरिंग जो होती है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स की, वो इजी हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट बॉयंसी. इट गिव्स यू यू नो ये आपको मदद करता है टू bear the weight of your joint, है ना, then or different structures, and it allows the patient to perform exercise with less trauma and less pain. So वही level of exercise जो आप लैंड पे नहीं कर पाओगे, वो आप वाटर में कंपेरेटिवली इजीली कर पाओगे, ठीक है. तो buoyancy कैन हेल्प इन पेशेंट्स जहाँ पे डिक्रीज वेट बेरिंग, जैसे एथराइटिस के पेशेंट्स हो गए, ओए के पेशेंट्स हैं, आरए के पेशेंट्स हैं, या जहाँ पे यू वांट टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द मसल्स, तो उनमें आप हाइड्रोथेरेपी दे सकते हो. मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए, लिगामेंटस इंस्टेबिलिटी है, उसमें आप यूज कर सकते हो. दूसरे जो डीजनरेटिव या ट्रोमेटिक कंडीशंस होते हैं, उनमें भी हाइड्रोथेरेपी यूज की जा सकती है. फिर आ जाता है कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स. ना कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स हम पिछली बार भी डिस्कस कर चुके हैं. अगेन, ये ज्यादातर बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से होता है. इससे वीनस रिटर्न इंक्रीज होती है, कार्डियक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है, ठीक है. देन यू हैव रेस्पिरेटरी इफेक्ट. तो इमर्जन ऑफ बॉडी इन वाटर जनरली बेसिकली इंक्रीजेस द वर्क ऑफ ब्रीदिंग, है ना. ये चीज है कि वो आप उसको और रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो है ब्रीथ करना पड़ेगा. तो उसका जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है चेस्ट वॉल के ऊपर जो आता है, वो रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है. दैट इज वाई द वर्क ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीजेस. अब वाटर बेस्ड एक्सरसाइज हाउएवर इज क्वाइट रिकमेंडेड फॉर पेशेंट्स विद एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा. जिनको एक्सरसाइज करने से अस्थमा हो जाता है, उनके लिए इजी रहता है, बिकॉज जो हाई ह्यूमिडिटी होती है एयर, इंस्पायर्ड एयर की ड्यूरिंग वाटर एक्सरसाइज, इट प्रिवेंट्स ड्राइंग एंड कूलिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी म्यूकोजा. तो उसकी वजह से अस्थमा के चांसेस कम हो जाते हैं उसमें. तो उनमें काफी हद तक रिकमेंड की जाती है. Then you have renal effects, जहाँ पे we will have see increased sodium and potassium excretion, increased urine production. So obviously it is helpful in patients जिनको additional peripheral edema है या फिर hypertension है, उनमें ये add on effect देता है. फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है वाटर का. देखो, वार्म वाटर हमें रिलैक्स करता है, हम रिलैक्सेशन के लिए वार्म वाटर बाथ्स भी लेते हैं ना, तो रिलैक्स करता है. और जो कोल्ड वाटर होता है वो हमें इनविग्रेट करता है. इनविग्रेट मतलब जैसे हमें एक सपलनेस देता है, एक बॉडी के टिश्यूज को एक्साइटमेंट देता है. तो वो इट इट एनहेंसेस द टिश्यू.
तो ये वेरिएशन साइकोलॉजिकल जो होता है ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट, दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टोटली टेम्परेचर डिपेंडेंट, मेनी थिंग्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। हमने पहले भी ये पढ़ा था कि थर्मल इफेक्ट के हिसाब से हॉट वाटर में कार्डियोवैस्कुलर का क्या इफेक्ट होता है, कोल्ड वाटर में क्या इफेक्ट होता है, ये अलग अलग होता है, राइट। सो सिमिलरली जस्ट हम यहाँ पे इन जनरल वाटर बोल रहे हैं, वेदर इट्स वार्म वेदर इट्स कोल्ड, दैट इज द इफेक्ट दैट इट्स कॉजिंग, राइट। फिर आ जाता है क्लिनिकल यूजेस, अल्टीमेटली हम हाइड्रोथेरेपी कहाँ यूज कर रहे हैं इज व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले एक आ जाता है जहां पे हम सुपरफिशियल हीटिंग या कूलिंग देना चाहते हैं, उसके लिए हम वाटर थेरेपी यूज कर सकते हैं। अब देखो हाइड्रोथेरेपी आप सिर्फ हमेशा इमर्जन वाली थेरेपी मत सोचिए ना, इवन अदरवाइज इट कुड जस्ट बी अ कंट्रास्ट बाथ, इट कुड जस्ट बी कि आप इडिमा रिड्यूस करने के लिए, सपोज आपका ये हैंड में इडिमा है, आप उसको पहले हॉट वाटर में रखते हो, कोल्ड वाटर में रखते हो, हॉट वाटर में रखते हो, कोल्ड वाटर में रखते हो, दैट itself दैट इज कॉन्ट्रास्ट बात है ना, तो दैट itself कैन हेल्प यू। तो सुपरफिशियल हीटिंग कूलिंग भी एक बहुत बेसिक यूज है जो बहुत कॉमनली यूज होता है, हमें पता नहीं होता कि ये भी हाइड्रोथेरेपी है। जैसे समझिए आप आपने देखा होगा कई बार किसी पेशेंट्स को पैर में स्वेलिंग होती है तो उनको बोला जाता है कि वार्म वाटर में पैर भिगो के रखो, या फिर कहा जाता है कि पहले वार्म वाटर में भिगो, फिर कोल्ड वाटर में भिगो, फिर वार्म में भिगो, दैट ऑल्टरनेट इज बीइंग टोल्ड टू देम, है ना। तो दैट जो घर पे ही उनको कहा जाता है कि मोस्टली करने के लिए, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोथेरेपी। इट्स नॉट ऑलवेज कि हम बोल रहे हैं कि पूरी बॉडी इमर्स होगी जब पानी में तो ही वो हाइड्रोथेरेपी है ना, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑल्सो वेदर इट्स जस्ट अ पोर्शन ऑफ द बॉडी, वो भी हाइड्रोथेरेपी है, राइट। तो पहली चीज हो गई सुपरफिशियल हीटिंग कूलिंग, तो जहां वार्म और कोल्ड वाटर क्लिनिकली यूज किया जाता है टू हीट या कूल द सुपरफिशियल टिश्यूज ऑफ द बॉडी। इसका होता है कि फायदा क्या है कि आम आम हम जब कुछ भी देंगे कोई चीज, तो उसमें हो सकता है कि कोई सरफेस से अगर हम हीट या कूल करने की कोशिश करते हैं तो वो सरफेस हो सकता है कहीं से अनइवनली हीटेड है या अनइवनली कूल है ना। तो उसमें क्या होएगा, वाटर में क्या होता है, वाटर इज गोइंग टू बी इट्स फ्लूइड ना। तो जब आप सपोज अपना हैंड ही की बात हम कर रहे हैं, अगर हैंड ही इमर्ज हो रहा है तो हैंड के सभी जितना पार्ट इमर्स्ड है वो सारा का सारा पार्ट इक्वल टेम्परेचर को फेस करेगा, राइट। तो इट विल बी द सेम टेम्परेचर ऑल थ्रू। और अगर मैं अपना ये हैंड अंदर डाल रही हूँ पानी में, विच कुड बी मे बी वार्म वाटर एट से वॉट एवर 40 डिग्रीज सपोज, तो 40 डिग्रीज वाले वाटर में अगर मैं पानी में हाथ डाल रही हूँ तो मेरे सारे हाथ के सारे पार्ट्स को वो 40 डिग्री ही पड़ने वाला है। लेकिन यही अगर हम बोलते हैं कि हम वार्म क्लॉथ रख रहे हैं कोई 40 डिग्रीज का, तो दैट क्लॉथ कैन बी हॉट फ्रॉम वन प्लेस एंड लेस हॉट फ्रॉम द अदर प्लेसेस, राइट। तो वो इवन होएगा ऐसा जरूरी नहीं, बट वाटर के साथ ये प्रॉपर्टी होती है कि जो हीट या कूल इफेक्ट हम देना चाहते हैं, है ना, वार्म या कूल इफेक्ट, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसलिए इट विल गिव इवन कॉन्टैक्ट विद वाटर, विद द स्किन सॉरी, एंड इट डज नॉट नीड टू बी फास्टेंड, आपको कुछ उसको ऐसे बांधना नहीं पड़ रहा है ना, वो बस रखना ही है आपको अंदर। इट अलाउज फॉर मूवमेंट ऑफ हीट एंड कोल्ड, तो अगर आपको ज्यादा ठंडा ज्यादा गर्म लगा है, आप मूवमेंट करते हो तो वो धीरे धीरे वो टेम्परेचर भी बॉडी उसका चेंज हो सकता है। देन डिसएडवांटेज ये होता है कि जनरली यहाँ पे एक्सट्रीमिटी जो है वो डिपेंडेंट पोजीशन में होती है, मतलब ये पानी ऐसे ऊपर में तो डाल नहीं सकते हम, है ना, नीचे कोई जाएगा तो आप डिपेंडेंट होगा। अगर मैं हैंड कर रही हूँ तो मैं हाथ को डिपेंडेंट बना रही हूँ, ऐसे नीचे को डाल रही हूँ, है ना, तो ग्रेविटेशनली डिपेंडेंट हो जाता है। नेक्स्ट यूज आता है वुंड केयर में, जो हम पहले भी बात कर चुके, क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज में, है ना। तो इट क्लेंजेस द वुंड, क्या करेगा, ये रिहाइड्रेट करता है वुंड को, हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, सॉफ्टनिंग करेगा, डिब्राइडमेंट करेगा नेक्रोटिक टिश्यू की, डेब्रिस जो है उसको निकालने में हेल्प करेगा। ठीक है, डेब्रिस क्या होता है, इन वे यू कैन से जो डेड डेड डिवाइटलाइज टिश्यू है, या जो कचरा तो नहीं बोल सकते, एक्चुअल मीनिंग तो कचरा ही होता है वैसे, बट जो डेड टिश्यू होता है या जो ऊपर सुपरफिशियल डेब्रिस पड़ रही है उसको निकालने में हेल्प करेगा। फिर अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है तो वो उसके प्रेशर से एंड हीट से सर्कुलेशन उस एरिया की भी इंक्रीज करेगा। इट प्रोवाइड्स अ मॉइस्ट एनवायरनमेंट फॉर ऑप्टिमम हीलिंग ऑल्सो। तो जनरली देखो क्या कर रहा है, एक तो क्लेंस कर रहा है जो हम बोल रहे हैं, तो वो सॉफ्टन करता है नेक्रोटिक टिश्यू को एंड वुंड के डेब्रिस को रिमूव करता है। तो इससे क्या होएगा, अगर अल्टीमेटली सॉफ्ट हो रहा है टिश्यू या वुंड का डेब्रिस निकल रहा है तो उससे क्या हो रहा है, तो सॉफ्टन टिश्यू हुआ, डेब्रिस निकला, उससे अल्टीमेटली बैक्टीरियल लोड कम होता है एंड देयर इज रिड्यूस्ड बैरियर टू एपिथेलियलाइजेशन, क्योंकि जो लेयरिंग आ रही है वो क्लीन लेयर आ रहा है, तो उसमें एक क्लीन एपिथेलियल लेयर बनने में हेल्प होती है, तो इसलिए वुंड हीलिंग बेटर हो जाती है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बहुत इमर्स भी कर रहे हैं तो उसके साथ क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आएगा, हीट आएगी, इससे सर्कुलेशन इंक्रीज होगी, जब सर्कुलेशन इंक्रीज होगी तो न्यूट्रिएंट्स आएंगे ज्यादा उस एरिया में, जो वेस्ट रिमूवल है वो इजी होएगी, बेटर होएगी, है ना, तो उससे भी जो वुंड हीलिंग है वो इंप्रूव होएगी। सो दैट इज हाउ इट बेसिकली हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ वुंड, तो दैट्स व्हाई इट्स यूज्ड फॉर वुंड केयर।
नेक्स्ट आ गया पेन कंट्रोल। पेन कंट्रोल क्या करेगा, ये सेंसरी स्टिमुलेशन टू इट इंक्रीजेस द सेंसरी स्टिमुलेशन द पेरिफेरल मैकेनो रिसेप्टर्स। कोल्ड जो है वो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा, है ना, तो ये डिक्रीज करेगा वेट बेरिंग और मूवमेंट को इंक्रीज करेगा। तो अब देखो यहाँ पे हम वार्म वाटर और कोल्ड वाटर की बात कर रहे हैं, है ना। तो जो वार्म वाटर है वो क्या करेगा, रिलैक्सेशन इफेक्ट देगा, मैंने आपसे पहले भी कहा है ना। तो ये रिलैक्सेशन इफेक्ट कैसे देता है, ये साथ में रिलीज करता है एंडोर्फिन्स और एनकेफेलिन्स को। तो ये एंडोर्फिन्स और एनकेफेलिन्स जो होते हैं ये पेन रिडक्शन करते हैं, और साथ ही वेजोडाइलेटेशन भी करेगा। तो वेजोडाइलेटेशन होने से क्या होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, वेस्ट प्रोडक्ट इजिली ड्रेन होंगे, तो पेन में रिडक्शन होगी। ठीक है, तो ये दो इफेक्ट्स होंगे वार्म वाटर के। जबकि कोल्ड वाटर अगर हम देते हैं तो उससे क्या होता है, वो पेन पाथवेज को ब्लॉक कर देता है, स्पाइनल कॉर्ड के पेन पाथवेज को ब्लॉक करेगा। दैट ऑल्सो विल कॉज रिलीज ऑफ एंडोर्फिन्स एंड एनकेफेलिन्स एंड अल्टीमेटली रिड्यूस पेन। तो ये हो गया वार्म या कोल्ड वाटर से। उसके अलावा वन थिंग इटसेल्फ व्हाट इट डज इज दैट बिकॉज ये वेट बेरिंग में हेल्प कर देता है बॉयंसी की वजह से, द वाटर इटसेल्फ, सो देयरफॉर द पेन आल्सो रिड्यूसेस। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स, वार्म वाटर का इफेक्ट, कोल्ड वाटर का इफेक्ट एंड बॉयंसी इफेक्ट ऑफ वाटर व्हिच हेल्प इन पेन रिडक्शन। ठीक है, सॉरी। देन वी हैव इडिमा कंट्रोल। इडिमा कंट्रोल कैसे हो रहा है, हम बोल रहे हैं कि वाटर इमर्शन जो है वो पेरिफेरल एडिमा रिड्यूस करता है बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। बिकॉज ऑफ द इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, अब जो वाटर का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है उसकी वजह से फ्लूइड जो है वो थर्ड स्पेस से निकल के ब्लड के अंदर जाता है एंड इट रिड्यूसेस द एडिमा। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रास्ट बाथ जो मैं आपको बोली थी। कोल्ड वाटर हॉट वाटर में ऑल्टरनेटली रखने पर, कॉन्ट्रास्टिंग वाटर में रखने पर जो थेरेपी हम देते हैं, दैट इज बेसिकली मेंट फॉर मोर कॉमनली यूज्ड फॉर इडिमा कंट्रोल। ठीक है, फिर अलग अलग कंडीशंस में यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोडालिटीज दैट यू कैन यूज, वो हेल्प करते हैं। जैसे कंट्रोल करना है पेन स्वेलिंग को, हम जनरली कोल्ड वर्लपूल्स दिए जाते हैं। अक्यूट स्ट्रेन है, उसमें भी कोल्ड वर्लपूल्स दिए जाते हैं। जहाँ पे आप फैसिलिटेट करना चाहते हो मूवमेंट को, है ना, जहाँ पे अक्यूट स्प्रेन है या स्ट्रेन हुआ हुआ है, आप मोशन को फैसिलिटेट करना चाहते हो, उसके लिए वार्म वर्लपूल्स यूज किए जाते हैं। जहाँ पे आप स्ट्रेचिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्चर करना चाहते हो, वहां पर भी आप आइदर साइमल्टेनियस एप्लीकेशन या इमीडिएट प्री एप्लीकेशन ऑफ वार्म वर्लपूल्स करते हो। फिर पोस्ट सर्जिकल रिपेयर्स ऑफ जॉइंट्स होंगे जहाँ पे, है ना, वहां पे आप वो हाइड्रोथेरेपी यूज करते हो टू सॉफ्टन द स्कार टिश्यू, टू रिड्यूस द पेन एंड टू प्रमोट द रिस्टोरेशन ऑफ मोशन। ये तीनों चीजों में हेल्प करेगा वो। फिर जहाँ पे हीलिंग फ्रैक्चर्स हुए, है ना, हीलिंग फ्रैक्चर्स ऑफ बोन है, तो उसमें क्लिनिकल यूनियन होने के बाद आप हाइड्रोथेरेपी यूज कर सकते हो। ठीक है, दैट अगेन विल इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू दैट एरिया एंड एनहांस द व्हाट आई शुड से, मतलब यूनियन हो गया है बट उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, राइट, एंड पेन रिड्यूस करेगा। फिर यू कैन ऑल्सो असिस्ट इन इंक्रीजिंग द मोबिलिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ द बॉडी बिकॉज ऑफ द वाटर, है ना। तो हम बोल रहे हैं, जो हम थर्मल इफेक्ट की बात कर रहे हैं, बॉयंसी की बात कर रहे हैं, दैट हेल्प्स इन मूवमेंट। जो लैंड पे आप एक्सरसाइजेस नहीं कर पा रहे हो वो आप वाटर में कर पा रहे हो। क्यों कर पा रहे हो, बिकॉज ऑफ द फ्लूइड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, है ना, बिकॉज ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एज वेल एज द फ्लूइड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो वो असिस्ट करता है आपकी बेटर मोबिलिटी में। फिर जहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वहां पे भी अगेन द बॉयंसी इफेक्ट जो होती है वो हेल्प करती है। ये ऑफलोडिंग कर देता है ना, वो वेट बेरिंग जो होती है वो इजी हो जाती है बिकॉज ऑफ द बॉयंसी ऑफ वाटर। सी नाउ अगेन वन थिंग, लेट मी क्लियर हियर इटसेल्फ, कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है इन चीजों को समझने में, दैट सिंपली मीन्स के पॉसिबली आप अपना पिछले लेक्चर्स या तो आपने सुने नहीं है या तो आप भूल गए हैं, है ना। तो जो हमने फिजिक्स ऑफ हाइड्रोथेरेपी किया है इनिशियली, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, द थर्मल इफेक्ट्स ऑफ वाटर, द फ्लूइड डायनेमिक्स ऑफ वाटर, ये जो हमारे जो 3 लेक्चर्स हुए पहले, ये पहले 3 लेक्चर सुनने जरूरी हैं। अगर वो सुनोगे तो ये आगे का समझ में आएगा, वरना you're just going to listen it and not understand the whole thing, क्योंकि I'm not going to go into the details of buoyancy and all physics again, है ना। तो वो ऑलरेडी लेक्चर्स हैं उसके, इसका मैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे डाला है, आपको साथ में लिंक भी मिल जाएगा। प्लीज सी टू इट के यू आर गोइंग टू हियर दोज सो दैट इट्स अ बेटर एंड क्लियरर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। ठीक है, वरना आपको कई जगहों पे लगेगा कि ये बस मैम बता बता के आगे जाए जा रहे हैं, बिकॉज दैट्स ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स। ओके, सो वी वर एट OANRA, है ना। OARA में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हम क्या करते हैं, अगेन बॉयंसी इफेक्ट जो है वो हेल्प करता है, वो ऑफलोडिंग करता है जॉइंट्स की, देयरफॉर पेन रिड्यूस होती है, मोबिलिटी इंक्रीज होती है।
फिर आ गया इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पेरिफेरल एडिमा, जो हम पहले बात कर चुके हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से। फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट, रिलैक्सेशन देता है, एंग्जाइटी रिड्यूस करता है। वूंड केयर में हम बात कर चुके हैं, वूंड केयर में भी यूज होता है मैकेनिकल डिब्राइडमेंट के लिए एज वेल एज क्लेंजिंग के लिए, ठीक है। तो ये हो गए हम कहाँ उसको यूज करेंगे, व्हाट आर द यूजेस ऑफ हाइड्रोथेरेपी, दिस वाज द यूजेस, है ना। अब हम बात करें कहाँ हमने नहीं करना है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। सो देयर आर डिफरेंट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस फॉर लोकल इमर्जन एंड फुल बॉडी इमर्जन। तो लोकल इमर्जन हम जनरली कहाँ करते हैं, हम नहीं करते हैं अगर टिश्यू मैसरेटेड हो। क्यों? क्योंकि इंक्रीज मैसरेशन हो जाएगी और साइज ऑफ वुड और बढ़ जाएगा। मैसरेशन, अब इन जनरल बेसिकली पहले ये टर्म समझिए, व्हाट इज मैसरेशन। मैसरेशन इज बेसिकली सॉफ्टनिंग एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ स्किन रिजल्टिंग बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू मॉइस्चर। अगर बहुत ज्यादा गीला रह रहा है कोई वूंड किसी वजह से, हम बोलते हैं ना कि ये इमर्स्ड है किसी भी तरह से, या उसमें से ऐसे सिक्रीशन निकल रहा है जिसकी वजह से पूरा टाइम वो गीला ही रह रहा है, उन पेशेंट्स में लोकल इमर्जन का कोई लॉजिक नहीं है, वो आप कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उसमें कोई, इट्स ऑलरेडी एक्सेसिवली मॉइस्ट, सो यू डोंट वांट टू गिव मोर मॉइस्चर, है ना। तो उसमें आप नहीं देते क्योंकि वो उस और मैसरेशन को इंक्रीज करेगा, ठीक है। वो जो सॉफ्टनिंग और ब्रेकिंग डाउन हो रही है स्किन की, वो अल्टीमेटली इज गोइंग टू गेट डेड एंड डिवाइटलाइज, दैट टिश्यू इज गोइंग टू गेट वेस्ट, है ना। तो वो आप और इंक्रीज नहीं करना चाहते, तो ऐसे अगर करोगे तो वूंड का जो पहले इतना वूंड है वो और बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा उसका, ठीक है। दूसरा, अगर ब्लीडिंग है वहां पर या उसके बिल्कुल आसपास के एरिया में, तो आप लोकल इमर्जन नहीं करते हो, ठीक है। जहां फुल बॉडी इमर्जन आती है, यहाँ पे सिस्टमिक इश्यूज ज्यादा प्ले करते हैं रोल, बिकॉज ऑब्वियसली द होल बॉडी इज गेटिंग इमर्ज। तो अगर पेशेंट को कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम है तो उसमें कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती है, जैसे कि अगर कार्डियक इंस्टेबिलिटी है, अगर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, हार्ट फेलियर है पेशेंट को, कोई सिवियर एपिलेप्सी है, या फिर देयर आर इन्फेक्शियस कंडीशंस, है ना, जो स्प्रेड हो सकते हैं, जैसे यूटीआई हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, प्लांटार वॉट्स हैं, या टीनिया पेडिस है ना, तो वो आप जनरली नहीं यूज करते हो। वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है फुल बॉडी इमर्जन के लिए, क्योंकि यू विल स्प्रेड द डिजीजेस टू अदर्स ना, राइट, एंड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑल्सो। देन देर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ ड्राउनिंग, अगर किसी पेशेंट को बिल्कुल स्विम नहीं करना आता, एंड बच्चा है छोटा, है ना, जो नहीं सपोर्ट कर पाएंगे अपने आप को बिल्कुल भी, यू कैन गिव फ्लोटेशन डिवाइसेस डेफिनेटली, बट समटाइम्स वेयर देर इज अ वेरी हाई रिस्क ऑफ ड्राउनिंग, आप उनमें नहीं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है फुल बॉडी इमर्शन। फिर सुसाइडल पेशेंट्स में, बिकॉज दे कैन एक्चुअली कमिट सुसाइड, आप उनको ना जैसे कहो कि थाली में परोस के दे रहे हो कि हाँ भाई ऐसे कर सकते हो जी, सुसाइड करो, तो अगर वो पेशेंट सुसाइडल है तो यू विल नॉट पुट फुल बॉडी इमर्जन फॉर देम। दिस हैज बीन रिपीटेड समहाउ, इंक्रीज रिस्क ऑफ ड्राउनिंग, ओके। अब यहाँ पे इन शॉर्ट हम बात करते हैं कि जो हम ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस कह रहे हैं, है ना, इन कॉन्ट्राइंडिकेशंस का राशनल क्या है। राशनल होता है कि उसका लॉजिक क्या है, हम क्यों उसमें बोल रहे हैं कि नहीं करना है हमको, ठीक है। एंड अदर इंडिकेशंस आल्सो जहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, जहाँ अदर एरियाज जहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, जैसे हो गया, एक हो गया अक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, जब बहुत ज्यादा अक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है तो आप नहीं करते बिकॉज ये इंट्रावेस्कुलर प्रेशर इंक्रीज करता है, तो वो इडिमा इंक्रीज करेगा। जब अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ, हाइपरपायरेक्सिया है, तो ये टिश्यू का टेम्परेचर और बढ़ा सकता है, ठीक है, तो आप नहीं करोगे। फिर मेलिग्नेंसी है, तो आप अगर वहां पे आप इंक्रीज कर दोगे ब्लड फ्लो, तो इट विल कॉज मोर ऑफ स्प्रेडिंग, अगर ब्लड फ्लो बढ़ेगा ना तो वो स्प्रेड हो सकती है मेलिग्नेंसी, वाटर, सॉरी, ब्लड रूट से ज्यादा स्प्रेड होने का चांस हो जाता है। अगर एक्टिव ब्लीडिंग है तो दैट विल ऑल्सो कॉज फर्दर प्रोलॉन्ग्ड आर्टीरियल ब्लड फ्लो, तो वो और ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगी और ब्लीडिंग करेगी, ठीक है। कार्डियक डिस्फंक्शन है तो वो क्या होएगा, वो थर्मल जो होम्योस्टेसिस है उसी को मेंटेन नहीं होने देगा, तो इसलिए उनमें हम नहीं करते हैं। रेस्पिरेटरी डिस्फंक्शन हो रहा है तो अगेन वो ये रेजिस्ट नहीं कर पाएगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को, या हीट या कोल्ड को आप हो सकता है कि टॉलरेट ना करें, तो इसीलिए आप उसमें अवॉइड करते हैं। अब अगर किसी को डिक्रीज थर्मल सेंसेशन है ना, किसी को नहीं समझ में आता कि ठंडा है गर्म है, तो उनमें भी नहीं करते बिकॉज वो सेंस ही नहीं कर पाएंगे उसको, है ना, तो उससे बर्न्स होने का चांस बढ़ जाता है। फिर पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज है, तो अगेन दे विल नॉट बी एबल टू मीट द इंक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड, तो उस चीज को वो जो इंक्रीज डिमांड हो जाती है बिकॉज ऑफ द वाटर, जो ब्लड सप्लाई इंक्रीज होनी है, वो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज में हो नहीं पाएगी, तो वो डिमांड इंक्रीज को मीट नहीं कर पाएगा, इसीलिए इट इज नॉट गिवन। Then again, X-ray therapy, again not able to meet the metabolic demand. Then venous ulcers में again आप blood flow increase कर रहे हो, वहां पे इंट्रावेस्कुलर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो हो सकता है कि वो और वीनस कंजेशन करे, क्योंकि वो वीनस अल्सर्स है ना, बैक फ्लो नहीं जा रहा है ब्लड, वेन्स के थ्रू ब्लड फ्लो। वीनस अल्सर्स कब होते हैं, जब आपको
वेरिकोस वेन्स हो रहा है, तो मतलब आपकी जो ब्लड है आर्टरी से आ रहा है बट वेन से वापस नहीं जा रहा है, तो जब आप हाइड्रोथेरेपी देते हो साथ में, तो दैट माइट अगेन कॉज द सेम थिंग, इट विल इंक्रीज द ब्लड फ्लो, बट वो वापस तो फिर भी नहीं जाएगा ना, बिकॉज वेरिकोस वेन्स है ना, तो वीनस अल्सर्स पहले से हुए हुए हैं, तो वो और वीनस कंजेशन क्रिएट करेगा, तो दैट इज वाई इट इज अवॉइडेड इन दैट। सरफेस इन्फेक्शन है तो क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकता है, पेशेंट के खुद के ही एक एरिया से दूसरे एरिया में आ सकता है, दूसरा दूसरे पेशेंट्स को भी हो सकता है अगर आपने अच्छे से बाद में बाथ को क्लीन नहीं किया है ना। फिर अनकंट्रोल्ड बावल है, अगर बाई चांस सपोज पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस है यूरिन की या स्टूल्स की, तो इट कैन कंटेमिनेट द वाटर एंड अल्टीमेटली कॉज स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। फिर डर्माटोलॉजिकल कंडीशंस है, अगर एटोपिक एक्जिमा है तो दैट विल ऑल्सो कैन गेट एग्जैजर्बेटेड। अगर सिवियर एपिलेप्सी है तो देयर कैन बी रिस्क ऑफ ड्राउनिंग स्पेशली इन फुल बॉडी इमर्शन, इसीलिए आप उसमें अवॉइड करते हो। ठीक है, देन वी टॉक ऑफ प्रिकॉशंस इन लोकल, ये हो गया कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ना। अगर हम बोल रहे हैं कि क्या प्रिकॉशन लिए जाएगा, तो प्रिकॉशंस क्या होंगे, अगेन लोकल और फुल बॉडी के अलग अलग होंगे, है ना। तो व्हाट आर द प्रिकॉशंस, अगर लोकल इमर्जन है तो उसमें हम देयर विल बी इम्पेयर्ड थर्मल सेंसेशन, ठीक है। अगर इम्पेयर्ड थर्मल सेंसेशन है तो आपको क्या प्रिकॉशन लेना है, आपको पहले टेम्परेचर चेक करना है थर्मोमीटर से कि क्या टेम्परेचर है, बिकॉज वो पेशेंट नहीं बता पाएगा कि ज्यादा गर्म है ज्यादा ठंडा है, तो आपको वो चेक करना पड़ेगा। इन्फेक्शन है तो एक तो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, उसके बाद आपको वर्लपूल टैंक या जो भी आप हवर टैंक, जो भी आप मीडियम यूज कर रहे हो, बाथ यूज कर रहे हो, उसको अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा। अगर पेशेंट को कंफ्यूजन है या इम्पेयर्ड कॉग्निशन है पेशेंट की, तो आपको कांस्टेंट डायरेक्ट सुपरविजन देनी है। आपको टेम्परेचर जो है वो नियर बॉडी टेम्परेचर रखना है या थोड़ा लोअर साइड पे रखना है, ठीक है। अगर रिसेंट ग्राफ्ट लिया हुआ है पेशेंट का, तो आपको उसको न्यूट्रल या माइल्ड वार्मथ देना है साथ साथ में, ठीक है, इट शुड नॉट बी कोल्ड। देन द प्रिकॉशंस फॉर फुल बॉडी इमर्शन, अगेन अगर कंफ्यूजन डिसोरिएंटेड पेशेंट है, तो आप उसका हेड पहले तो अबव वाटर रखेंगे, ये ध्यान रखना है आपको, उसको कांस्टेंट सुपरविजन देना है। अगेन लो या नियर बॉडी टेम्परेचर का, द टेम्परेचर ऑफ द वाटर शुड बी आइदर लोअर और नियर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। देन अगर पेशेंट्स हैव लिमिटेड स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, बैलेंस या रेंज ऑफ मोशन कम है, तो उसमें हैंड्स ऑन अप्रोच रखना है आपको, उसको असिस्ट करना है साथ में, ऐसे खुद से नहीं करने देना है। पेशेंट्स अगर मेडिकेशन पे है तो फिजिशियन की क्लियरेंस रिक्वायर्ड हो सकती है। कई होंगे पेशेंट्स जिनको फियर ऑफ वाटर होगा, तो उसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। कई पेशेंट्स हैं जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी, तो आपको वॉच करते रहना है कि कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा है, स्पेशली हॉट या वेरी वार्म वाटर में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। अब आ गया रैशनल, अगेन हम प्रिकॉशन जो ले रहे हैं वो हम क्यों ले रहे हैं, है ना। हम बोल रहे हैं कि थर्मल सेंसेशन इम्पेयर्ड है, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि टेम्परेचर देख के करना है, क्यों, क्योंकि बर्न्स हो सकता है। तो आपको वो ध्यान रखना है कि ये रैशनल इज ऑल्सो कि अगर ये नहीं किया तो ये कॉम्प्लिकेशन होएगा, ये भी इस तरह से भी समझ सकते हो आप उसको, ठीक है। रैशनल का मतलब ये भी होता है कि अगर नहीं किया तो क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, इसीलिए हम ये कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। इन्फेक्शन है अगर एरिया में, तो क्या हो सकता है, एडिशनल इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर की जरूरत है, वरना स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन हो सकती है। कॉग्निशन इम्पेयर्ड है तो आप, पेशेंट हो सकता है कि रिपोर्ट ना कर पाए कि उसको देखो उसकी खुद की कोई समझ उसको प्रॉपर नहीं है, उसको ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं आ रही है, तो अगर उसको कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो बता नहीं पाएगा, इसीलिए आपका उसका कांस्टेंट सुपरविजन बहुत असेंशियल हो जाता है। अगर रिसेंट ग्राफ्ट है तो वो हो सकता है किसी तरह की एजिटेशन को टॉलरेट ना कर पाए, वो ग्राफ्ट डिसलॉज हो जाए, खराब हो जाए ना, वेस्ट हो जाए। एंड ऑल्सो इट माइट नॉट बी एबल टू कंपेंसेट फॉर एक्स्ट्रा हीट या एक्स्ट्रा कोल्ड, तो इसीलिए उसमें भी ध्यान रखने की जरूरत होती है। अगर अगेन सी वी टॉकिंग ऑफ, अगर किसी भी तरह से कॉग्निशन इम्पेयर्ड है, जैसे अगर अल्कोहल इंटेक हुई हुई है पेशेंट की, पेशेंट ने अल्कोहल ली हुई है, तो देयर बी इम्पेयर्ड जजमेंट, तो उसमें क्या होगा, रिस्क ऑफ ड्राउनिंग इंक्रीज हो जाएगी। देन देर इज इन केस ऑफ अगर लिमिटेड स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस या बैलेंस या रेंज ऑफ मोशन कम है, तो उसमें वो सेफ्टी हैजार्ड हो जाएगा, अगेन क्योंकि वो बैलेंस नहीं कर पाएगा तो वो ड्राउन हो सकता है उसमें, ठीक है। अगर मेडिकेशंस चल रही है तो वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अल्टर कर सकती है, तो उसके हिसाब से आपको वो ध्यान रख के प्रिकॉशन लेके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है तो ऑब्वियसली देयर बी अ रिस्क ऑफ यूटीआई, है ना।
और पानी में जाके पानी में यूटीआई होने का चांस बढ़ जाता है। फिर फियर ऑफ वाटर होगा तो फिर पेशेंट रिफ्यूज भी कर सकता है पार्टिसिपेट करने का, या फिर ड्राउन हो सकता है, ये भी एक पॉइंट होता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने का चांस हो सकता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो इसमें ज्यादा चांसेस होते हैं फटीग फील करने के, वीकनेस फील करने के। अगर अगेन थर्मल रेगुलेशन प्रॉपर नहीं है तो थर्मल शॉक होने का चांस होता है। अगर प्री एग्जिस्टिंग इडीमा है, कई पेशेंट्स में प्री एग्जिस्टिंग इडीमा में इडीमा बढ़ जाता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कॉज ऑफ इडीमा। सी अल्टीमेटली हम बोल रहे हैं देखो इडीमा में हेल्प करता है ये भी बोल रहे हैं, इडीमा बढ़ता है ये भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज हो जाता है बंदा। बट इट डिपेंड्स ऑन द कॉज ऑफ द इडीमा। अगर वो कॉज कार्डियोवैस्कुलर है, कि वो कॉज रीनल है, कि वो कॉज एब्डोमिनल है, वो क्या रीजन है, लिवर की वजह से इडीमा है, किस वजह से इडीमा है, सो डिपेंडिंग ऑन द इडीमा इट कैन इंक्रीज ऑल्सो। अगर पेशेंट को सी सिकनेस है, देखो जब हम फुल बॉडी इमर्जन स्पेशली करते हैं, इट्स अ फीलिंग एज इफ यू आर इन सी, है ना, तो वो अगर सी सिकनेस है तो वो उसकी एंजाइटी बढ़ा देगा पेशेंट की, तो उसको रिलैक्स करने के बजाय उसको डिस्ट्रेस करेगा। ठीक है, तो ये हो गया, हमने देखो बात करी अबाउट व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, व्हाट आर द यूजेस, हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं, क्या प्रिकॉशंस होते हैं, फिर उन सबके रैशनल्स क्या है कि अगर नहीं किया तो क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, राइट। अब हम बात कर रहे हैं अबाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जस्ट इन जनरल एज एन ओवरव्यू कि आपको कैसे अप्रोच करना है पेशेंट को, कौन सी मोडालिटी में क्या होता है वो अलग लेक्चर है ना, बट पर से आप अप्रोच कैसे करते हो पेशेंट को, आपको क्या क्या चीज का ध्यान रखना है। तो पहले तो आती है हिस्ट्री ऑफ पेशेंट। हिस्ट्री में आपने क्या देखना है, आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशन चेक करनी है तो नहीं, आपको सेफ्टी नीड्स और प्रिकॉशंस की बात करनी पड़ेगी कि आपको क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, ठीक है। फिर आपको उसकी मेडिकल स्टेटस, मेडिकल हिस्ट्री देखनी है, उसकी करंट मेडिकेशंस देखनी है, कोई प्रायर इन्वॉल्वमेंट है, उसने पहले कभी लैंड थेरेपी या एक्वेटिक थेरेपी की है क्या। फिर उसकी ट्रांसफरेबिलिटी ऑन लैंड क्या है, अगर बाई चांस वाटर में कुछ होता है तो उसको आप लैंड में कैसे लेके आओगे, ये चीज कैसा है। फिर उसका यूज ऑफ असिस्टेड डिवाइस ऑन लैंड कैसा है, अगर आप असिस्टेड डिवाइस कोई लैंड पे देते हो क्या वो उसको यूज करके कितनी एक्सरसाइज कर पा रहा है। उसकी वेट बेरिंग स्टेटस क्या है, लैंड पे वेट बेरिंग है कितनी है, उसके हिसाब से वाटर पे आप असेस करके उसको कर पाओगे, राइट। फिर उसकी वर्क लेजर और एक्सरसाइज एक्टिविटी क्या है इंजरी से पहले की, ठीक है। फिर उसके नीड ऑफ यूज ऑफ प्रोटेक्टिव ब्रेस स्प्लिंट है कि नहीं है, कितना का उसको ब्रेसिंग देनी पड़ेगी या स्प्लिंटिंग यूज करनी पड़ेगी ड्यूरिंग एक्वेटिक थेरेपी। फिर उसका कंफर्ट लेवल क्या है वाटर में, इज द पेशेंट कंफर्टेबल इन वाटर, इज द पेशेंट एबल टू स्विम इन वाटर। फिर उसके कौन से जॉइंट्स, कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं फॉर अलाउेबल रेंज ऑफ मोशन, कि क्या डिजीज है उसके हिसाब से आप रेंज ऑफ मोशन दोगे ना, तो क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। फिर उसका पेन का बेसलाइन लेवल क्या है, उसका साइकोलॉजिकल स्टेटस क्या है, ठीक है। फिर अवेलेबल एक्टिव पैसिव रेंज ऑफ मोशन एट अफेक्टेड जॉइंट्स क्या है। फिर फंक्शनल लिमिटेशंस कौन सी है। फिर बाकी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इम्पेयरमेंट इंफॉर्मेशन क्या है, क्या क्या इम्पेयर्ड है, और है ना क्या क्या, और किस किस एरियाज में उसे इशू है। फिर लेवल ऑफ हीलिंग क्या है, स्पेशली अगर सर्जिकल वूंड्स है, सर्जिकल इंसेशंस है, तो उसकी लेवल ऑफ हीलिंग क्या है। फिर स्टैटिक और डायनेमिक बैलेंस क्या है पेशेंट का, है ना, उसकी कैपेबिलिटी है कोई बैलेंस करने की स्टैटिक में या डायनेमिक वॉकिंग फेज में, क्या वो बैलेंस कर पाएगा। फिर उसकी सेंसरी स्टेटस क्या है, अगेन थर्मल, देखो थर्मल लेवल समझ में आएंगे कि नहीं आएंगे ना, सो सेंसरी स्टेटस क्या है। इम्पेयरमेंट्स एंड फंक्शनल लिमिटेशंस डिटरमाइंड बाय लैंड बेस्ड प्रोग्राम, देखो आपके लैंड बेस्ड प्रोग्राम पे जब आप लैंड में कर रहे थे तो तब उसके आप क्या क्या लिमिटेशंस या क्या क्या इम्पेयरमेंट्स थी पेशेंट को, उसके हिसाब से आप हाइड्रोथेरेपी पे उसको अप्लाई करोगे। एंड अल्टीमेटली आपके गोल क्या है इस एक्वेटिक थेरेपी के, कि आपके और उस पेशेंट से रिलेटेड व्हाट गोल्स आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू when you're talking of aquatic therapy. This is what you'll have to see in the history of the patient, ठीक है। फिर आ जाते हैं कुछ बेसिक रूल्स ऑफ एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आपको असेस करना है प्रॉब्लम को और सेट करना है अपना गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट को, ठीक है। फिर आपको डिटरमाइन करना है कि सबसे अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इस पेशेंट के लिए क्या है। फिर आपको मेक श्योर करना है कि कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो नहीं है, and then you will select the appropriate hydrotherapy that you want to give. It could be whirlpool tanks, it could be Hubbard tank, contrast bath हो सकता है, नॉन इमर्जन डिवाइस पूल हो सकता है, तो आप क्या देना चाहते हो, ठीक है। फिर आप उस प्रोसीजर को एक्सप्लेन करोगे, उसका पर्पस क्या, सेंसेशंस होंगी पेशेंट को वो आप उसे एक्सप्लेन करोगे। फिर आप अप्लाई करोगे अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ हाइड्रोथेरेपी को, आप असेस करोगे कि उसका क्या आउटकम आया, और ये सब कुछ का आप अल्टीमेटली डॉक्यूमेंटेशन करोगे, ठीक है। फिर सिलेक्शन जो होती है मोडालिटी की, ये डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पे, तो देयर आर डिफरेंट क्राइटेरिया विच यू
see before you actually choose the hydrotherapy. तो जो appropriate hydrotherapy है वो हम कैसे देखते हैं? According to the condition to be treated, the desired treatment effect that you want, the size of the area involved, ठीक है, then the allowance for safety, कि कितना सेफ है उस पेशेंट के लिए, फिर कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन, क्या हो पा रहा है उसमें, कैसे आप कंट्रोल करोगे इन्फेक्शन को, और सबसे इंपॉर्टेंट वेरी फ्रेंकली इन स्पेशली इंडियन सिनेरियो इज द कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कि अल्टीमेटली पेशेंट के लिए क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव है। तो जनरली जो हमारे ट्रीटमेंट सेशंस होते हैं, जनरली एक्वेटिक ट्रीट जो सेशंस होंगे वो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स के लिए 30 से 60 मिनट्स के होते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द कंडीशनिंग ऑफ द पेशेंट, या अगर उसकी कोई कोमॉर्बिडिटीज है, कोई और प्रॉब्लम्स है उसको साथ में, कोई प्रिकॉशंस आपको लेने की जरूरत है, तो हो सकता है कि इनिशियली आप 10 से 15 मिनट्स का ही सेशन रखो और बाद में धीरे धीरे बढ़ा के उसको 30 या 60 मिनट्स तक लेके जाओ। फिर an increase in the total time of immersion can be gradually increased over 1 to 2 weeks as the patient will tolerate it, ठीक है। अब हर ट्रीटमेंट सेशन का जो होता है, जनरली देर आर 7 phases ऑफ द ट्रीटमेंट सेशन दैट आर यूज्ड, है ना, और डन। तो क्या क्या होता है, वो पहला फेज होता है वार्म अप का, विच इज जनरली 5 to 15 मिनट्स। फिर आप रेंज ऑफ मोशन और फ्लेक्सिबिलिटी कराते हो 5 to 15 मिनट्स की। फिर स्ट्रेंथनिंग स्टेबलाइजेशन होती है 13 to 15 मिनट्स की। फिर एंड्योरेंस ट्रेनिंग इज फॉर 15 to 20 मिनट्स। देन कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड proprioception for 5 to 15 minutes, functional activities for 5 to 15 minutes, and cool down of 5 to 15 minutes, ठीक है। तो देखो आप अंदाजन 10 से 15 मिनट आप हर चीज को दे रहे हो अप्रोक्सीमेटली, है ना। अब ये अगेन सी डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, डिपेंड्स ऑन कि वो किस लेवल तक का एक्टिविटी कर पाएगा। इवन इफ अगर हम रेंज ऑफ मोशन ही बोल रहे हैं या हम किसी भी तरह की एक्सरसाइजेस बोल रहे हैं, वेदर इट्स आरओएम एक्सरसाइज है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, प्लायोमेट्रिक है, एंड्योरेंस है, जो भी चीज हम बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, दैट ऑल विल डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। जैसे आप इफ यू रिमेंबर मे बी इन रोटेटर कफ टेयर हमने जैसे बात करी है, अलग अलग फेजेस होते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइमिंग एंड द केपेबिलिटी ऑफ द पेशेंट, अबिलिटी ऑफ द पेशेंट। उसके हिसाब से आप अलग अलग फेज में जाते हो, फेज 1 2 3, इट यू इंक्रीज द लेवल ऑफ एक्सरसाइज, राइट। तो वो जैसे हम लैंड में उसको इंक्रीज कर रहे हैं वैसे ही वाटर में भी इंक्रीज होता है, ये सब कुछ एक बार में नहीं आता, ठीक है। वार्म अप कूल डाउन ऑब्वियसली हर बार होएगा। जो अंदर का पार्ट है दैट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन व्हाट ऑल यू आर डूइंग फॉर दैट पेशेंट। अगर आप उसको सिर्फ आरओएम या फ्लेक्सिबिलिटी कराने वाले हो तो आप 5-10 मिनट का, 5 से 15 मिनट का वार्म अप कराओगे, 15 मिनट का, 5 से 15 मिनट की आरओएम फ्लेक्सिबिलिटी कराओगे, उसके बाद 5 से 15 मिनट की कूल डाउन करा दोगे एंड दैट्स इट, ठीक है। अगर उसको साथ में स्ट्रेंथनिंग स्टेबलाइजेशन भी देनी तो 15 मिनट और ऐड हो जाएंगे या 10 मिनट और ऐड हो जाएंगे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट। सी एवरीथिंग इज इंडिविजुअलाइज्ड, टेलर मेड, हर पेशेंट के लिए अलग होगा। तो वो आपको पेशेंट के हिसाब से, उसकी कंडीशन के हिसाब से प्लान करके डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। अब now here we also talk of one thing when you're talking general before we go on to the maternities is about transitions। देखो अब हम बात कर रहे थे कि हाइड्रोथेरेपी देनी है, हाइड्रोथेरेपी देनी है, हाइड्रोथेरेपी देनी है ना, बट हमें ये पता होना चाहिए कि पेशेंट को हमें कैसी हाइड्रोथेरेपी देनी, क्या हमें उसे सिर्फ वाटर में ही थेरेपी देनी है, क्या हमें उसे पहले लैंड पे देनी है फिर वाटर में देनी है, या फिर पहले वाटर में देनी है फिर लैंड पे देनी है, कैसे देनी है ना। दैट इज अनदर एस्पेक्ट दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। तो इसे हम कहते हैं ट्रांजिशंस, ठीक है। तो जो ट्रांजिशंस होते हैं, देयर इज वन थिंग नोन एज वेट टू ड्राई ट्रांजिशन, ठीक है। ये होता है ट्रीटमेंट इंटरवेंशन दैट बिगिंस इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट, मतलब हाइड्रोथेरेपी कर रहे हो पहले एंड बाद में इवेंचुअली आप उसको लैंड बेस्ड इंटरवेंशन पे लेके आते हो, ठीक है। तो ये जनरली पेशेंट्स के लिए यूज किया जाता है जो टॉलरेट नहीं कर पाते एक्सियल और कंप्रेसिव फोर्सेस जॉइंट स्ट्रक्चर्स पे, मतलब जॉइंट बेयरिंग नहीं कर पाते, वेट बेयरिंग नहीं कर पाते लैंड बेस्ड प्रोग्राम में। तो जब वो लैंड बेस्ड प्रोग्राम में वेट बेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनको पहले हाइड्रोथेरेपी में स्टार्ट कराते हो। जब वो उसमें करने लग जाते हैं तो फिर वो आगे आप उनको लैंड बेस पे लेके जाते हो। तो दैट इज नोन एज वेट टू ड्राई ट्रांजिशन, यू आर स्टार्टिंग विद वेट प्रोग्राम एंड गोइंग ऑन टू द ड्राई प्रोग्राम, ठीक है। So these are for whom those forces are contraindicated because of specific injury, कोई इलनेस है, सर्जिकल इंटरवेंशन है जिस वजह से वो लैंड बेस में वो थेरेपी नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो आप उनको वाटर बेस्ड थेरेपी स्टार्ट करते हो और फिर उसको लैंड बेस पे लेके जाते हो, ठीक है। दूसरा होता है ड्राई टू वेट ट्रांजिशन। यहाँ पे होता है कि आप ड्राई में ही कर रहे हो, लैंड बेस्ड थेरेपी कर रहे हो पेशेंट को, लेकिन उससे उसकी कंडीशन खराब हो रही है तो आप उसको फिर हाइड्रोथेरेपी रेकमेंड करते हो, तो वो ड्राई से वेट में जाता है और पहले फिर हाइड्रोथेरेपी करने लग जाता है, ठीक है। सो यू स्टार्ट विद ड्राई बट दैट इज पेशेंट इज नॉट
प्रोग्रेसिंग विद दैट और इज डिटीरियोरेटिंग विद दैट, तो उससे फिर आप उसको वेट थेरेपी में लेके जाते हैं। और तीसरा होता है जो वेट ओनली प्रोग्राम होता है, जहाँ पे बेसिकली आप कंप्लीट, यहाँ पे इनेबिलिटी है कि वो लैंड बेस्ड प्रोग्राम टॉलरेट ही नहीं करेंगे, तो आप उनको एक्वेटिक थेरेपी ही बताते हो। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, फाइब्रोमाइल्जिया है, स्पाइनल स्टेनोसिस है, सिग्निफिकेंट डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज है, क्रॉनिक पेन सिंड्रोम्स है, इन लोगों को जनरली लैंड बेस्ड थेरेपी बहुत हेल्प नहीं करती, तो आप उनमें वाटर बेस्ड थेरेपी ही सीधी ट्राई करते हो, आप उनमें लैंड बेस्ड थेरेपी ट्राई ही नहीं करते, ठीक है। एंड कभी कभी कई पेशेंट्स में आप कंबाइंड थेरेपी करते हो, कंबाइंड वेट एंड ड्राई प्रोग्राम, दैट डिपेंड्स कि क्रॉनिक पेशेंट्स है, डिपेंड वैरायटी है, आप अलग अलग चीजें देना चाहते हो, कभी वेट करना चाहते हो, कभी ड्राई करना चाहते हो, तो उनमें आप कंबाइंड प्रोग्राम करोगे, ठीक है। सो दिस यू हैव सीन कि अलग अलग कंडीशंस में होता है, एंड उसमें कैसे कैसे आप वेट ड्राई अलग अलग हिसाब से भी कर सकते हो, कोई एक भी कर सकते हो, एक से दूसरे में ट्रांजिशन भी कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट योर हाइड्रोथेरेपी का indications, applications, contraindications, precautions, the basic physiological effects and a basic approach to the patient, एक initial approach to the patient कि आप कैसे क्या प्लान करोगे, ठीक है, this is the planning to the patient। जो specific modalities हैं अलग अलग, that is going to be in a separate lecture as I have told you earlier only, तो वो हम एक अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया है। आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, एंड फील फ्री टू आस्क दैट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल वी मीट अगेन, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।